अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला ने कुरान में कामयाबी का एक रास्ता बताया हमें कि जो कामयाब जिंदगी चाहता है हर काम के अंदर वक़ूलु क़ौलन सदीदन, तो वो लोग क्या करें, बात को सीधी किया करें, झूठ ना बोला करें, माल सही बेचें, सर्विसेज सही प्रोवाइड करें। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह ताला उनको बुलंद मुकाम जो है वो अता करें। अगर हम मुसलमान इन दो आयात के ऊपर अमल पैरा हों तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में हमें इज्जत भी मिले और किसी की ये जुर्रत भी ना हो कि हमारे ऊपर कभी अटैक कर सके। ये आप अपनी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, आपको समझ आएगी कि जब मुसलमान जो थे, जब वो बरसरे इक़्तिदार थे और सही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको कितनी इज्जत दी हुई थी। आज हम सूद के ऊपर इंडिविजुअल लेवल पे भी और इज्तिमाई लेवल पे भी, पूरा मुल्क भी सूद जो है उसमें डूबा हुआ है। यानी जिस चीज़ से हमें मना किया था, हम हर वो काम जो है वो करने को तैयार हैं, और उसकी वजह से हमारे सर के ऊपर जिल्लत और मस्कनत जो है ना वो डाल दी गई है, जिसको हम अभी फेस कर रहे हैं। आप बनी इसराइल की हिस्ट्री को पढ़ें कुरान में, ऐसे ही है, वही बताया गया कि ये हमारी बड़ी उम्मत थी, हमारे जो है ना वो प्यारे लोग थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ अहद को तोड़ दिया। जब अहद को तोड़ा तो फिर हमने इनके ऊपर जिल्लत पर जिल्लत डाली, और आज भी देख लें हमारे ऊपर जिल्लत पर जिल्लत जो है वो मुसल्लत है। एक जिल्लत खत्म नहीं होती, दूसरी, आप दहशतगर्द हो, झूठे हो, मक्कार हो, धोखाबाजी करते हो, ये सारे लकब उन्होंने हमें दिए हुए हैं। और हम जो है वो ही हा करके जो है ना अब उनको, और फिर भी कहते हैं चले पैसे तो कुछ दे देना, आपकी मेहरबानी। यानी जो बंदा हमें जलील कर रहा है, यानी अगर कोई इंसान हो, आप किसी के घर में जाए और आपको जलील करे, तो उसका दिल करता है फिर आपको उससे पैसे मांगने को। वो हमें इतना जलील करते हैं, हम कहते हैं यार पैसे तो दे देना, आपकी मेहरबानी। जी, टैक्स प्रैक्टिसेस को हमने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे एग्जाम का होगा, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, उसको हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन की बात की जा रही है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो कैसा है और पूरी दुनिया में सिस्टम कैसा होना चाहिए। उसके अंदर हमने एक बात ये की कि जनाब जो टैक्सेस हैं उसके लिए एक प्रोसेस है, जिसमें एक सॉवरन बॉडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। वो एक लेजिस्लेटर के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करे। और टैक्स के दो बेसिक पर्पस उसमें बताए गए कि गवर्नमेंट को रन करना और लोगों की वेलफेयर जो है वो होनी चाहिए। फिर हमने इसमें कैनन्स को डिस्कस किया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जो जिनके पास पैसा ज्यादा है उनसे ज्यादा लें, जिनके पास पैसा कम है उनसे आप पैसा कम लें। सर्टेनिटी हो, लोगों को पता हो कब कितना पैसा हमने जमा करवाना है, टाइम का पता हो, कन्वीनियंस हो, उनको तंग नहीं करें, जहां वो पैसा जमा करवाना चाहते हैं उनको उसके मुताबिक वो देना चाहिए। इकोनॉमी हो कि भी जो पैसा आपने कलेक्ट करना है उसको कलेक्ट करने के लिए मिनिमम एक्सपेंस आपके होने चाहिए। ये दुनिया का असूल भी यही है कि एक्सपेंस को कम से कम करें। इसके अलावा हमने इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, सम हो ऐसे ही हमने चीजें जो थी वो हमने उसके अंदर भी वो डिस्कस की। एक क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स का फिफ्थ पॉइंट उन्होंने कहा है कि वो, मैं वो भी करवा देता हूँ, जो आप कहेंगे पहले उसको लेके फिर आगे चलते। इसमें इन्होंने कहा जी फिफ्थ पॉइंट, 1 2 3 4, टैक्स इज लेविड ऑन इनकम ट्रांजेक्शन और प्रॉपर्टी, देयर आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज। ये वाला पॉइंट जो है, टैक्स इज लेविड, इसको आप ये भी कहते हैं टैक्स इज अप्लाइड, ऐसे भी कह सकते हैं टैक्स इज अप्लाइड ऑन इनकम ट्रांजेक्शन और प्रॉपर्टी जो है। यानी करेक्टर में ये है कि मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, ये उन्होंने सवाल,
6 पॉइंट हो गया। Yes, tax is levied by the state which has jurisdiction over the person or property। ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट क्या है? टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट विच हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी। जुरिस्डिक्शन कहते हैं हदूद को। दो तरह की हदूद होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है इंटेलेक्चुअल। ठीक है। आप कभी रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो ना, तो सम टाइम एक बोर्ड लिखा हुआ आता है, हदूद थाना पत्तों की खत्म हो गया, हदूद थाना पत्तों की शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पत्तों की का थाना था उसकी ये हदूद थी, इसके अंदर कोई भी क्राइम होगा तो इस एसएचओ के ये इदारा, ये इलाका अंडर आ रहा है। एक होती है जुरिस्डिक्शन जिसको हम इंटेलेक्चुअल जुरिस्डिक्शन के भी कहते हैं, कि ये वाले लोग जो है ये मेरी हदूद में है या नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई शख्स धिक्का मारता है किसी दूसरे को, तो वो कहता है यार अपनी हदूद में रहो, यानी कैंडे में रहो, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं, वो जुरिस्डिक्शन है। ये जो बात करेक्टरिस्टिक्स में कही जा रही है कि ऐसा नहीं है कि कराची का बंदा उठ के लाहौर वाले को टैक्स लगाना शुरू कर दे, लाहौर वाला जो है वो कराची वाले, इस तरह से नहीं हो। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे मैं उस दिन सुन रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो केपीके का जो गवर्नर है या उसका जो पीएम है, उसका चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर केस कर दिया। उसने भी आगे से बयान दाग दिया, अली अमीन गंडापुर ने। उसने कहा कि मैं भी फिर ये कर सकता हूँ। तो वो क्या कह रहा था, अपनी जुरिस्डिक्शन में रहो, यानी आप पंजाब के सीएम हो तो पंजाब की जुरिस्डिक्शन के ऊपर अपनी चीजें अप्लाई करो। मेरी जुरिस्डिक्शन जो है वो केपी के है, वरना मैं जुरिस्डिक्शन को क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, अपनी हदूद से बाहर निकलूंगा फिर मैं। ये बात यहाँ की जा रही है कि जो बंदे के ऊपर टैक्स अप्लाई किया जा रहा है वो जिसकी जुरिस्डिक्शन में हो, जिसकी हदूद में हो, वो अप्लाई करे, दूसरा ना अप्लाई करे। इससे मुल्क भी हो सकता है, इस जुरिस्डिक्शन से मुराद मुल्क भी हो सकता है। आप इंडिया पे जाकर तो नहीं टैक्स लगा सकते ना उनके लोगों पे। लो जी, आज के बाद हमारे कानून में अगर लिख भी दिया जाए कि आज के बाद इंडिया के वो तमाम लोग जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तानियों को टैक्स देंगे, तो वो नहीं देंगे ना। तो ये करेक्टर बताया जा रहा है कि अपनी हदूद में रहते हुए टैक्स लगना चाहिए, ये उसका एक करेक्टर बताया जा रहा है, उसका एक समझे प्रिंसिपल है या करेक्ट। मैंने बताया था ये मिलते जुलते अल्फाज है। इन्होंने एक सवाल किया कि इक्वालिटी और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल में क्या फर्क है? इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल जो है वो कहाँ है, मुझे बताएं, पहले पढ़ के मैं आपको सुना दूं। प्रिंसिपल्स के अंदर मैं बता रहा, सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल के अंदर ये वाला, ये जो पहला है ना एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जो है, इसका मतलब तो सिंपल ये है कि आप प्रोपोर्शनेट टैक्स लगाएं, जिसके पास हायर को ज्यादा टैक्स लगाएं और लोअर को कम टैक्स लगाएं। ये तो वेरी सिंपल ये बात है। द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल जो है, इनकम वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन में बी टैक्स एट अ फिक्स परसेंटेज, राइट, जिसको हमने प्रोपोर्शनेट टैक्स कहा था। ये फिक्स टैक्स भी लगाया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो फिक्स टैक्स लगा हुआ है वो डिविडेंड पे लगा हुआ है। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, उसके ऊपर फिक्स टैक्स लगा हुआ है। इस तरह आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर फिक्स टैक्स लगा हुआ है। ठीक है। तो अब इनमें इनका सवाल ये है कि फर्क क्या है। देखें, अगर देखा जाए ना, तो इन दोनों का बेसिक प्रिंसिपल यही है। दोनों का एक प्रिंसिपल तो कन्फर्म है कि जो अमीर है उससे ज्यादा नहीं, जो गरीब है उससे कम नहीं। बेशक आप प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएं या प्रोपोर्शनल लगाएं। प्रोग्रेसिव, देखें, जिसमें इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट भी बढ़ता है, इसमें भी वही असूल है। लेकिन अगर आप कोई फिक्स परसेंटेज लगा देंगे, अगर किसी को डिविडेंड 1 लाख रुपए मिला है, राइट, वो कितना टैक्स देगा, 15,000। और अगर आप जो है किसी को 2 लाख रुपया टैक्स मिला है तो वो 30,000 दे देगा, राइट। इसमें भी असूल बेसिक प्रिंसिपल वही है।
कि जो ज्यादा इनकम कमा रहा है उससे ज्यादा दें। तो दोनों में एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, और इसमें यह है कि इसमें वो प्रोग्रेसिव की बात कर रहा है और इसमें प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है कि फिक्स टैक्स लगा दें जो ज्यादा। देखिए सिंपल चीज ये होती है, मैं आपको पहले बता, एक परसेंटेज लगा दें। जैसे इस वक्त यूएई में 5% वैट लगा हुआ है अक्रॉस द बॉर्डर। सबको पता है कि यार हमने जो कुछ भी बेचना है 5% हमने गवर्नमेंट को जमा करवाना है, किस्सा खत्म। तो जितना सिंपल आप रखेंगे उतना ज्यादा लोग आसानी से आपको टैक्सेस वो जमा करवाएंगे। ये उसका प्रिंसिपल। और कोई क्वेश्चन इसके लिए समझ आ गई? फिर एक पॉइंट फोर्थ पॉइंट था जिसमें एक्ट था और प्रिविलेज राइट की बात नहीं था। कौन सा? सिर्फ नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें देखें मैंने जो चीज आपको बताई थी ना, ठीक है, लेक्चर्स अपलोड कर दिया करें। ये अच्छा, ये देखना कौन से लेक्चर पोर्टल पे? अच्छा ठीक है, मैं उन्हें कह देता हूँ अपलोड होने चाहिए ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज के अंदर कौन सा नंबर लिखा है? 1 2 3 ये वाला है। कहता है जी टैक्स इज लेविड ऑन इनकम, ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी। ये मैंने देखें, मैंने आपको जो समरी दी है ना, समरी जो मैंने आपको दी है, समरी देने का जो मकसद है वो बेटा वो यही है। इस समरी देने का मकसद यही है ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए कि कौन सी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है। अब आप इसमें देखें प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल जो है, टैक्सेस एज डेवलपमेंट में आपको वो पॉइंट मिलेगा, वो बार बार चीजें रिपीट आपको होती हुई मिलेगी। तो इस पेज को देख के सिर्फ असल में है कि देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरे ख्याल के अंदर ये एक ही पैरा होना चाहिए था, प्रिंसिपल का, बेसिक का या करेक्टरिस्टिक्स का, उसको बना के क्लोज कर दिया जाता। कहीं करेक्टर के नाम पे बात की जा रही है, कहीं जो है वो प्रिंसिपल्स के नाम पे बात की जा रही है, कहीं बेसिक्स के नाम पे बात की जा रही है। इसको कहते हैं ये हमारी कॉन्स्टेंट है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्टेंट हमारे ऊपर आ गया, एक बैरियर है जिसको हमने क्रॉस करना है। ठीक है ना? इसमें कोई और हल, हल जो आसान था वो मैंने ये कर दिया हुआ है। बड़ी गुड। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। जो कर रहा है उसका नाम भी आ रहा है कि ये साहब जो है ना वो सारा कुछ कर रहे हैं। जी जी ठीक है जी। तो इसकी जो समरी आपको दी गई है, नो मटरिंग प्लीज, तो ये समरी आपको इसलिए मैंने बना के दी है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये मेरे सामने पिक्चर बनी। ठीक है। अच्छा अभी आप पॉइंट पूछ रही थी मेरे से, दिस वन, ये वाला, टैक्स इज लेविड यानी इम्पोज्ड और कलेक्ट ऑन इनकम, ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी। ये कहता है किया, टैक्स जो है वो लेवाया किया जाता है, लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। इसकी क्या मिसाल है? इनकम टैक्स। ट्रांजैक्शन के ऊपर इसकी मिसाल क्या है? विद होल्डिंग या एडवांस टैक्स। प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है ये आपका प्रॉपर्टी टैक्स एज अ जनरल। नीचे हम कह रहे हैं देयर आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड और लेविड ऑन एक्ट्स, राइट्स और प्रिविलेजेस जो है उसके ऊपर भी लगाए जाते हैं। यानी जैसे मेरे पास रॉयल्टी है उसकी आप बात कर लें, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। देखिए दो ही दुनिया में चीजें होती हैं जो सेल होती हैं, या वो गुड्स होती हैं या वो सर्विसेज होती हैं।
अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर प्रोफेशनल, और अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू आर बिजनेसमैन। ठीक है ना? तो उसकी वो बात कर रहा है। किसी के एक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, मैं किसी, कोई मुझे साफ कहते हैं यार ये मेरा सोलर पैनल है, साफ कर दो, ये मेरा एक्ट है ना। तो मैं कहूंगी यार ये तो मैंने ऐसे ही, उसने मुझे कहा था, मैंने वॉलंटरली साफ कर दी, उन्होंने मुझे कुछ हदिया दे दिया है। लाओ कहता हदिया हमें भी कुछ दे दो ना भाई, हम जो लोगों का IMF के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं, तो हमें भी कुछ दे दो। तो ये हदिया नहीं है, तुम्हारा जो एक्शन है उसके ऊपर आपको मिलेगा। एक साहब है, उसके पास एक राइट्स है। मैं आप मिसाल लेने, जैसे फोर्टिस स्टेडियम है, मैंने फोर्टिस स्टेडियम में जाके एक शॉप जो है वो मैंने लीज करवा ली 100 साल के लिए आर्मी से। मैं उसका रेंट दे रहा हूँ हर महीने 25,000। अब उस राइट्स को मैं आगे बेच देता हूँ। एक साहब आते हैं, कहते हैं यार ये शॉप मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ यार मैं आपसे महाना 1 लाख रुपया लूंगा, 12 लाख रुपया साल का दो, मेरे से लीज तुम करवा लो। तो मैंने अपने राइट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये बात की जा रही है कि जनाब ये टैक्सेस जो हैं इनकम पे भी लग सकते हैं, ट्रांजैक्शन पे भी लग सकते हैं, प्रॉपर्टी पे भी लग सकते हैं, गुड्स पे भी लगाए जा सकते हैं, सर्विसेज पे भी। यानी एक सुजेशन जिसको कहते हैं ना, ये होनी चाहिए। ये जो चैप्टर 1 के अंदर पढ़ रहे हैं, ये लाजमी नहीं कि पाकिस्तान ने हर चीज को अडॉप्ट किया हुआ है। दिस इज नॉट फ्रॉम स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के रेफरेंस से नहीं है। ये जनरल इन्होंने ICAP की बुक में नेट से चीजें उठा के डाली हुई हैं, जो पूरी दुनिया में जिसने किसी ने लिखी हुई। सही? और कोई सवाल? पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स लेकिन सूबों ने लगाया हुआ है। मैंने वो जो बताई थी ना मिसाल आपको, वो FBR की थी, कि FBR ने वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं लगाया हुआ। लेकिन हमारा जो सूबा है जैसे पंजाब है, तो पंजाब ने प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया हुआ है, जो लोकल टैक्स है। हमारा लोकल टैक्स सिलेबस में शामिल नहीं है। इसलिए मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो मैं नॉर्मली अपने स्कोप के अंदर रहते हुए कर रहा होता हूँ। मेरा स्कोप में दो चीजें हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं उसके रेफरेंस से बात कर रहा होता हूँ, जो कर रहा होता हूँ। सही है? आप बड़े गुस्से में? जी कोई और चीज इस क्लियर? अच्छा जी, आज हमारा है एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इसमें कोई और चीज तो नहीं रह गई हमारी? हाँ जी। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम जो है ये रह गया। साउंड का मतलब क्या होता है? नहीं, मजबूत। साउंड, अनसाउंड माइंड किसको कहते हैं? जिसके दिमाग स्ट्रांग ना, अनसाउंड माइंड। तो साउंड स्ट्रांग को भी कहते हैं आवाज। जब कहते हैं ना आवाज, तो उससे क्या मुराद होती है? स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है ना? इसकी आवाज बंद कर दो, तो उसकी आवाज नहीं बंद करनी होती, उसको ही बंद करना होता है ना। तो साउंड का मतलब क्या होता है? द प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। एक साउंड टैक्स सिस्टम के असूल क्या होने चाहिए? फिस्कल एडिक्वेसी, एडिक्वेट, मुनासिब मौजू। ठीक है? फिस्कल कहते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू को। सादा अल्फाज में फिस्कल क्या होता है? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसको वो फिस्कल कहते हैं। ठीक है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हर सेक्शन को आर्टिकल कहा जाता है, सेक्शन नहीं कहा जाता। जबकि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो वहां आर्टिकल का नहीं, सेक्शन का वर्ड यूज, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको शायद एग्जांपल दी हो कि जो मॉडर्न लोग हैं, जो जरा थोड़े से होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं बेटा वो खे यू वांट कैंडी, तो हम उसको टॉफी कहते हैं। गांव में मच्छी कहते थे, मच्छी खानी है भाई, तो वो क्या कहते हैं, कैंडी, यू वांट कैंडी, तो उसको कैंडी जो है ना इस तरह से कहते हैं। तो पहले मोटरसाइकिल होती थी, अब उसका नाम बाइक हो गई है, टायर दो ही हैं, कोई चीज नहीं उसमें नहीं आई है। ठीक है? इसी तरह जो बिस्किट हैं वो गोल है, उनको उन्होंने जनाब वो कुकीज जो बोलते हैं इस तरह से। तो इसी तरह गवर्नमेंट अपने लिए कुछ डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल करती है, जैसे अपने रेवेन्यू को वो फिस्कल कहती है कि मेरा जो रेवेन्यू है वो फिस्कल एडिक्वेट होना। देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक फख्र है कि कभी भी ये फिस्कल एडिक्वेट नहीं हुआ, फिस्कल डेफिसिट ही हुआ है। ये क्या होता है? फिस्कल सरप्लस किसे कहते हैं? कि मेरी जो रेवेन्यू है वो 100 है और मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 80 है।
तो मैं कहूंगा कि मेरे पास सरप्लस 20 रुपए बच गए। अगर मेरा रेवेन्यू हो 100 रुपए का और मेरे एक्सपेंसेस हो 180 रुपए के, तो ये जो 80 है ना, इसको हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट है। और इसके लिए मुझे, मेरे पास 3 लफ्ज हैं जो मुझे याद करने हैं हमेशा और अपनी कौम को सिखाने, वो है IMF। IMF, IMF, आई एम फूल। IMF का मतलब क्या है? आई एम फूल। तो मैं बेवकूफ हूँ, मुझे इन्हीं के पास जाना है। तो ये वो चीज है, इसका नाम भी इन्होंने सोच समझ के रखा है, IMF। ठीक है ना? तो ठीक हो गया। तो फिस्कल एडिक्वेसी क्या है कि आपका टैक्स सिस्टम इस काबिल हो कि आपके एक्सपेंसेस को मीट कर सके। इज इट क्लियर? यस सर। कि एक शख्स अपने घर की एग्जांपल ले, एक शख्स इतना काम करे कि अपने घर के खर्चे पूरे कर सके। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज अ होल। रेवेन्यू क्या है इस वक्त? FBR का रेवेन्यू क्या है? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, FED, CVT और कस्टम ड्यूटी। ये है एज अ होल से मुराद है कि ये सारे टैक्सेस शुड बी सफिशिएंट, इस काबिल हो। अच्छा, ये एक कुछ छोटी छोटी अंग्रेजी की चीजें याद रखने, अपने उस्ताद से, अंग्रेजी वाले से पूछ भी लीजिएगा। जब आपके पास इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन, ये आए ना, तो इसके बाद पास पार्टिसिपल यूज होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखें, शुड बी सफिशिएंट, टू मीट, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इस काबिल होने चाहिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मीट कर सकें। कोई स्टूडेंट मुसलसल मटरिंग कर रहा है क्लास में, हाँ तो प्लीज जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करें उससे। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मैं गलत बता रहा हूँ। रिगार्डलेस ऑफ द बिजनेस, एक्सपोर्ट, टैक्सेस, ट्रेड बैलेंसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, जो भी प्रॉब्लम हो, लोग जितनी मर्जी महंगाई में फंसे हुए हों, जो मर्जी चीखें मार रहे हों, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इनसे खींच तान के इतने पैसे जरूर निकलवा लें जो कि आपके एक्सपेंसेस को मीट कर सके। दिस इज व्हाट कॉल्ड फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कली एडिक्वेट होना चाहिए, ये उसका साउंड सिस्टम का क्या है? तो इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है वो अनसाउंड होगा फिर, क्योंकि उसमें ये एबिलिटी नहीं मौजूद है। इक्वालिटी और थियोरेटिकल जस्टिस, टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। मैंने कहा था रिपीट होंगी चीजें। इक्वालिटी आ गया, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल आ गया, ये वही चीजें बार बार आ रही हैं। इक्वालिटी, ये वही कैनन है जो पहले हमने पढ़ा था। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, फिजिबल कहते हैं चीज जो आपको मौजूद, फिजिबल को हम कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी यानी इंतजामी तौर पर आप ऐसा सिस्टम बनाएं जो फिजिबल हो, एक्सेप्टेबल हो। जगह टैक्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबल नहीं है। क्या आप लोगों से कहें जाओ यार तुम टैक्स कलेक्ट करते फिरो, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, लोग मारेंगे एक दूसरे को, ठीक है, गलत चीजें अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से लगाएं। जैसे इस वक्त इजी पैसा, जैज कैश एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी की एक एग्जांपल है कि लोग आराम से अपने घर में बैठ के वो दे सकते हैं। चालान पहले बनाना पड़ता था, अब सिस्टम जनरेट करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपने क्या कर लिया, उसको इक्विप कर लिया हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप घर बैठे फॉर्म जमा करवा सकते, पहले जाना पड़ता था, लाइनें लगी होती थी, सारी सारी रात हम खड़े रहते थे। वो भी जनाब शहजादा जो था वो, उसने हर फॉर्म जमा करना। अब देखे ना, एक ही टाइम के अंदर लाखों रिटर्न जमा हो सकती है, फाइल हो सकती है। रिटर्न उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो हम FBR को देते हैं, उसको रिटर्न कहते हैं। रिटर्न डजंट मीन टू कम बैक। इन अ सक्सेसफुल टैक्स सिस्टम, टैक्स शुड बी क्लियर, ये लफ्ज मुझे ठीक नहीं लग रहा। टैक्स क्या होना चाहिए? क्लियर एंड एक्सप्लेन टू टैक्स पेयर, कैपेबल ऑफ एनफोर्समेंट बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। आपके जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो लोगों को डील करते हैं, वो वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। इसलिए हमने डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग रखे हुए हैं अपने टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर।
आप सीएसएस का एग्जाम पास करें, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फॉरगेट इट अबाउट, आप करना क्या चाहते हैं? कहते जी टैक्स में जाना चाहता हूँ। कहते जी कोई मसला नहीं, तो आपको टैक्स में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसका बहुत फायदा होता है। देखिए, अगर कोई बंदा भी आपकी प्लीज सुन के या टैक्स की बात सुन के उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, तो आप कमिश्नर भी हैं, साथ डॉक्टर भी हैं, तो फौरन इलाज भी हो जाएगा। किसी के सर में दर्द हो रही है, पैनाडोल की गोली भी दे देंगे। राइट, कोई इंजीनियर है, वो भी उसके पुर्जे वगैरह नट्स एंड बोल्ट ठीक कर सकता है। तो इसलिए आपको इंशाल्लाह जाके डिपार्टमेंट में ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर वो मिलेंगे। सही है ना, ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये है हमारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में हमारा ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा। शाजो नादर आपको को कमिश्नर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा, शाजो नादर। तो कौन से लोग हैं फिर? ये क्या कहा जा रहा है, ऐसे लोग अपॉइंट करें जो वेल ट्रेन्ड हो, पब्लिक ऑफिशियल्स हो, कन्वीनियंट एज टू द टाइम एंड मैनर ऑफ द पेमेंट, लोगों के पास अवेलेबल भी हो। इनकी जाके जरा देखें, इनको जरा इनसे मिलें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कैसे इनका जो बिहेवियर होगा। साहब चाय पी रहे हैं, साहब चाय पी रहे हैं, ये वो चाय कैसे पीते हैं, ये वो तरीका कोई बता रहे हैं? राइट, कोई छत पे चढ़ के पीते हैं? चाय पीते हुए बात नहीं हो सकती। यानी यानी रूटीन का काम है दफ्तरों के अंदर जाकर, ये साहब चाय पी रहे हैं। वो तनख्वाह किसकी है? मेरी। पैसा किसका है? मेरा। वो जो एसी चला रहा है वो मेरे पैसे से है। चाय जो पी रहा है वो मेरे, उसके कपड़े भी मेरे पैसे के हैं, और मुझे उसने बाहर बिठाया हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी ये है कि आप वेल ट्रेन्ड लोग हों, अवेलेबल हों, और मैनर्ड हों, लोगों से बात करने की तमीज हो। कंसिस्टेंसी और कंपेटेबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल, हमारे जो इकोनॉमिक गोल हैं उनके साथ कंसिस्टेंट होना। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल बजट है। बजट में बजट पेश करने से पहले गोल्स बताए जाते हैं कि इस साल हम सीपैक को चलाएंगे, इस साल हम जो है वो पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, इस साल जो है हम इतने स्कूल और कॉलेजेस बनाएंगे, इस साल इतने हम हॉस्पिटल नए बनाने जा रहे हैं, इस साल हम इतना आटा तकसीम करेंगे, इस साल हम इतनी रेलवे लाइंस बिछाएंगे। ये सारी चीजें हैं, और फिर उसके बाद बस इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए मुझे ये चाहिए। ये चीजें, कितनी चीजें आई आपके पास? नंबर वन, फिस्कल एडिक्वेसी होनी चाहिए। नंबर टू, इक्वालिटी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये हमारे सिस्टम की जो है, तो अगर आप इसको FAC कर लें तो ये हमारा चेहरा बन जाएगा कि ऐसा साउंड सिस्टम होना चाहिए। सही है? Yes, sir. तो साउंड सिस्टम, टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? फिर हमारे जैसा नहीं होना चाहिए। हम अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्लियर? Yes, sir. चलें जरा समरी में भी देख लें जो हमने इसको किया हुआ है, कि समरी में ये किस तरह से मौजूद है। ये मैं कहता हूँ जी उन्हें कि लेक्चर उसी दिन जो है ना सेम डे अपलोड होने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी और राय नहीं है। देखें, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये फिजिकल एडिक्वेसी के हैं, ये वाला 4, सॉरी, ये जो है ये आपके साउंड टैक्स सिस्टम के पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा जी, अब एक इसमें चीजें हैं हमारे पास कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। देखें, एक अक्सर मैं एग्जांपल भी देता हूं कि हम एक लतीफा पढ़ते थे कि तवानाई किसको कहते हैं, तो उसकी तारीफ क्या होती है? जिस तवे पे नाई बैठा उसको तवानाई कहते हैं। ऐसा नहीं है, तवानाई पावर को कहते हैं। डायरेक्ट, असल किसी से पूछा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क होता है, तो कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस व्हिच आर पेइंग डायरेक्टली टू द एफबीआर, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच आर पेड बाय द टैक्स पेयर इनडायरेक्टली। ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। ऐसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक बेसिक फर्क ये है कि अगर किसी टैक्स का बर्डन टैक्स पेयर खुद बर्दाश्त करे, उसको डायरेक्ट होता है।
और अगर उसका बर्डन वो खुद बर्दाश्त ना करे, वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दे, किस पे, कंज्यूमर। तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये बेसिक एक दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब इसकी उन्होंने इसको बाइफरकेट कैसे किया हुआ है, हमारे 5 टैक्सेस है, 4 इनलैंड रेवेन्यू है, सही है। यस। कौन कौन से इनलैंड है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफटीडी और सीबीटी और कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इनलैंड रेवेन्यू नहीं है। अब पहली एग्जांपल है जी हमारे पास इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स किन शक्लों में लगा, देखें इसके ऊपर बहुत अभी बहस करने की सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 65% हमारे सिलेबस में शामिल है। और वो जो एग्जामिनर इसको पूछेगा वो तो इंतहाई बेवकूफ होगा, इनकम टैक्स बताए क्या होता है। वो तो ऑलरेडी 65% वेटेज हमारे इसके अंदर मौजूद है। इसमें सिर्फ एक चीज सोचने वाली है कि इनकम टैक्स में टोटल इनकम किसको कहते हैं, वो ये हमारे 5 हेड्स है। ये याद कर लीजिएगा, ये आपको एक सेक्शन इनकम टैक्स का याद हो जाएगा। इनकम फ्रॉम, यानी आप पाकिस्तान में जिस भी जगह से इनकम कमाएंगे वो सारी की सारी इन्हीं 5 हेड्स में से कहीं जाएगी। जैसे सैलरी है, आप कहीं एम्प्लॉय हैं, उससे जो कुछ भी मिल रहा है आप इसको सैलरी बोलेंगे जॉब से, कि जी जॉब कंपनी में नहीं। आप किसी सिट्टे वाले के पास चले जाएं, दही बड़े वाले के पास चले जाएं, आप जॉब कर रहे हैं उसके पास, वो आपकी क्या कहलाती है, सैलरी कहलाती है। दैट्स इट, इसके अलावा इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो आपको सिंपल एग्जांपल इसकी रेंट की है, रेंट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस इतना आपने याद रखना। तो सर लोग गाड़ियों को भी तो रेंट पे देते हैं ना, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ लैंड और बिल्डिंग है। यहाँ प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ लैंड और बिल्डिंग है। बिजनेस आप समझते हैं। कैपिटल गेन, चीजों का बेचना, सिर्फ अभी आप ये समझें, अगर आप किसी एसेट को बेच दें, बिजनेस का नहीं, बिजनेस का एसेट बेचेंगे तो वो तो बिजनेस में जाएगा। बिजनेस के अलावा अगर कोई एसेट को बेचेंगे तो वो किस में जाएगा, कैपिटल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कोई चीज आपके इन चारों हेड्स में नहीं है तो वो कहाँ जाएगी। इसकी मिसाल क्या है, डिविडेंड। इसकी एग्जांपल है आपके पास प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट, राइट। ये इसकी एग्जांपल है रॉयल्टी वगैरह जो यहाँ पर टैक्स होती है, याद होगी 5। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, ये आपने याद करनी है, ये चीज है याद करने वाली, जो हमारी आगे जाके काम आएगी। अच्छा चलें, आप ये बताएं कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी को कत्ल करता है और उसको पैसे मिलते हैं, वो कहाँ जाए, जेल में जाएंगे या इधर कहीं जाएंगे। बेटा ये देखो, इनकम टैक्स वालों का ब्लैक और व्हाइट के साथ कोई लेना देना, इनका एक ही काम है, पैसा लेना। हाँ, अगर तो ये बंदा जो है कभी कभार काम करता है तो फिर तो हो सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दे। लेकिन अगर इसका काम ही सुपारी लेना है और बिजनेस में, प्रोफेशन में चली जाएगी, फिर वो बिजनेस में डाल देगा। नजराना, नजराना जो पीरों को मिलता है, शुभ सरकार जो है, वो तो उसका बिजनेस है ना। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यानी बिजनेस में वो भी उसको वो डाल देगा। एक बंदा चर्च जो है वो बेचता है, अगर तो बिजनेस है तो फिर बिजनेस में, समझ आ गई ना। तो एक चीज हमें आज ये भी समझ आ गई कि टैक्स का इन लीगैलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लीगैलिटी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। सवाल है तो रॉयल्टी किसे कहते हैं, किसी के एसेट को यूज करना, जैसे विंडो है, विंडोज आप जो इस्तेमाल करके इनको माइक्रोसॉफ्ट वालों को जो पेमेंट करते हैं वो इसको रॉयल्टी बोलेंगे। पाकिस्तान में केएफसी वाले जो उस ब्रांच को यूज करने के बाद जो पैसा बाहर भेजते हैं कि जी हम आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रॉयल्टी कहते हैं। किसी के इंटेलेक्चुअल या फिजिकल एसेट को यूज करने के बाद जो पेमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल बादशाही यानी मेरी चीज है, आप मुझे इसके पैसे दें। इसके बाद में टैक्स से बचने के लिए भी तो करते हैं क्या, इलीगल एक्टिविटीज, फिर भी टैक्स लग देगा तो फायदा। हाँ। एक और बड़ी मजेदार चीज बताऊं,
आपने टैक्स वालों से रिफंड लेना था, उन्होंने रिफंड लेट दिया, उन्होंने रिफंड लेट कर दिया और उनको पेनल्टी पड़ गई। अब जरा बात जरा सुननी आपने, मैंने टैक्स वालों से 1 करोड़ रुपया लेना था, उन्होंने लेट कर दिया, ठीक है, और जब मुझे पैसे वापस किए और उसके ऊपर उन्होंने 1 लाख रुपया फाइन पे किया मुझे कि हमने लेट किया है, वो भी टैक्सेबल है। तो आपकी यानी आप उस 1 लाख को जो उन्हीं से लिया हुआ है दोबारा अपनी इनकम में ऐड करेंगे, उस पर फिर टैक्स है। ये हुई ना बात, ये समझ आई है। यस सर। सीवीटी कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है ये भी डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये आप ही पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमारे पास 3 तरह के जो टैक्सेस हैं ये इनडायरेक्ट है। कस्टम ड्यूटी, अच्छा ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी तो मैंने नहीं देखी, इंपोर्ट के ऊपर है। पाकिस्तान में जब आप इंपोर्ट करते हैं, कस्टम गुड्स इंपोर्टेड, ठीक है, इनटू पाकिस्तान आर लायबल टू रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द पाकिस्तान कस्टम टैरिफ, ठीक है, बस इतनी बात याद कर लें। फेडरल एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल सेल्स टैक्स के मॉडल में है। फेडरल एक्साइज ड्यूटीज आर लेविड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड इन पाकिस्तान, बस इतनी बात याद कर लें। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ये है। इसकी एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं आप? पाकिस्तान में जैसे बेवरेजेस हैं, सिगरेट्स हैं, सीमेंट है, ऑयल है, जो एडिबल ऑयल है, इनके ऊपर ये और भी एग्जाम आइटम्स हैं, लेकिन इनके ऊपर ये एफईडी लगी हुई है, ठीक है। सेल्स टैक्स जो इंशाल्लाह इसके बाद हम शुरू करेंगे कि सेल्स टैक्स पाकिस्तान में लगा हुआ है, जो पाकिस्तान में गुड्स इंपोर्ट हो, ठीक है, इंपोर्टर पे करेगा, उसके बाद जो बंदा पाकिस्तान में गुड्स सप्लाई करेगा वो करेगा, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, देखें वर्ड एंड है जो मैंने आपको बताया था, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन और फुल स्टॉप, और ये एंड आ गया। 3 चीजों पे सेल्स टैक्स है, इंपोर्ट के टाइम आप पाकिस्तान में सेल करें और आप गुड्स प्रोवाइड करें। अच्छा, एक होता है वर्ड परचेज और एक होता है इंपोर्ट, क्या फर्क होता है दोनों में? इंपोर्ट भी परचेज ही है, लेकिन इसलिए उसको इंपोर्ट कहा जाता है कि बॉर्डर के क्रॉस से बाय की गई, तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मैंने जैसे कहा ना फिस्कल है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को फिस्कल कहते हैं, है वो रेवेन्यू, लेकिन उसको डिफरेंट नाम क्यों दिया गया? ताकि पता चले कि ये लोगों का रेवेन्यू नहीं है, किसी बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है ये। सही है। इसी तरह आप सेल, सिर्फ लफ्ज होगा ना सेल, यार ये एसी ने मुझे ना ठंडे कर, यार एसी नहीं बंद कर रहे थे एक दो, राइट, सेल। और इसका दूसरा वर्ड क्या है? एक्सपोर्ट, यानी दिस इज ऑल्सो सेल, लेकिन क्या है, मुल्क से बाहर, बस ये फर्क है, इसमें कोई और फर्क नहीं है। तो सेल्स टैक्स किस पे लगा हुआ है? इंपोर्ट के ऊपर, लोकल सेल के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। ये सर्विसेज फिलहाल हमारे सिलेबस में कैफ में नहीं है। रेट 18% है, इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री में समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसको आपने ये करना है कि अभी एक दफा रीड अभी कर लेना है और एक दफा एग्जाम से पहले रीड कर लीजिएगा, ताकि अगर वो पूछ ले तो आपको कुछ ना कुछ आप उसमें लिख सकें। कुछ सिर्फ रट्टा ही है कि पाकिस्तान में पहले क्या हुआ, जब पाकिस्तान बनने से पहले ये वाला था, बाद में ये था, इसमें कोई ऐसी समझाने वाली, हाँ बस उसको कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा लिस्ट आपको इसकी बना के वो दे दूँ, ठीक है जी। इनका सवाल ये है कि बेवरेजेस वगैरह पे सेल्स टैक्स नहीं होता, होता है। सिगरेट पे सेल्स टैक्स भी है, एफईडी भी है, और सिगरेट बेचेंगे उस पे इनकम टैक्स भी है, तो ऐसा। अब जैसे सीवीटी है, गाड़ियों पे सीवीटी भी है, सेल्स टैक्स भी है, एफईडी भी है, राइट, इनकम टैक्स भी है गाड़ियों की सेल के ऊपर। तो ये नहीं आप कह सकते कि किसी चीज के ऊपर एक टैक्स लगाएंगे तो दूसरा नहीं लगा सकते। टैक्सेस शुड बी डाइवर्सिफाइड, टैक्सेस क्या होने चाहिए? डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, ये बात हम
कर चुके हुए हैं। क्या डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? एक से ज्यादा टैक्सेस लगाए, सिर्फ एक टैक्स ना लगाए। सही है। अच्छा, इसको जरा हम देखते हैं फिर। ये था जी हमारा, इसके अंदर प्लस आपने अपने पेज के नीचे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लिख लेना है, तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लगाएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ज्यादा नहीं लिखना, कंटेंट्स जरूर लिखें। मसलन आप हेडिंग दें कि जनाब डेफिनेशन ऑफ टैक्सेस। डेफिनेशन क्या है? इज अ प्रोसेस बाय विच अ सॉवरन इम्प्लीमेंटेड टैक्स थ्रू लेजिस्लेटर या एडमिनिस्ट्रेटर, वो लिख के आप, द टैक्सेस आर अप्लाइड टू रन द गवर्नमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कंप्लीट, बस आगे लिखे। बार बार मैं आपको कहता हूं कि सीए इज अ कंसिस्टेंट एफर्ट। क्लास नहीं छोड़नी, लेक्चर नहीं छोड़ने। ऑनलाइन अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपके हाथ में कॉपी पेन पेंसिल होनी चाहिए, जिसको जो आप उसको लिख रहे हो तसल्ली के साथ करते जाएंगे। स्लो एंड स्टडी पेपर निकल जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन अगर ये करेंगे, तमाशे करेंगे, या जी चूंकि मेरा कजन कर रहा है, मेरी कजन कर रही है, इसलिए मैंने सीए करना है, तो वो तो कर लेगा, तो फिर आप उसी का जो है ना वो रेफरेंस देंगे जिंदगी में। आपको पता है मेरा कजन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूछेंगे आप क्या है, मेरी छोड़ो यार बात। इसलिए मैंने देखा है कि सुबह सुबह ना, बाज बात, मैं, हम मोहल्ले में रहते थे, तो वहां कुछ लोग होते थे कुत्ता लेकर सुबह फिर रहे होते थे। बड़ा उन्होंने कुत्ता संगली डाली, निकर शिकर पहनी होनी, काला सा रंग, उन्होंने कुत्ता लेके फिर रहा होता। तो किसी ने मेरे से पूछा ये कुत्ता लेके क्यों फिरते हैं? मैं क्या खुद इस काबिल नहीं है कि कोई लड़की इनको देखे, इसलिए कहते हैं कि यार कम से कम इसके थ्रू ही मुझे देख लो जरा। अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए ये दिखाते हैं। फिर ये हालत होती है कि आप दूसरों का रेफरेंस देख रहे होते हैं, आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी नहीं। ऐसे ही होता है ना। आप चीजें क्यों पहनते हैं? ये वो पहनते हैं, बड़े बड़े ब्रेसलेट्स पहनते हैं, वो इसलिए ताकि उसकी वजह से आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा। तो आप खुद इसको करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इखलाकियात आ गए जी हमारे पास। चैप्टर 2 मैंने अभी, उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इसलिए मैंने अभी उसको स्किप किया। हमारे बेसिकली 3 चैप्टर हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, दो 10 मार्क्स का है, 1, 2 एंड 3। चैप्टर जो 1 है हमारा, चैप्टर 1 के अंदर सिस्टम मौजूद है, कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, बेसिक टैक्स कैसा होना चाहिए, अमीरों से कैसे लें, गरीबों से कैसे लें, कन्वीनियंट होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ये चीजें आपने उनको क्या करनी है, वो प्रोवाइड करनी है। एक चीज सही है। दूसरी चीज जो आपने उसमें हमने पढ़ी, इसके जो है वो टैक्सेस की टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है। प्रोपोर्शनल होता है, काइंड उसकी जो है, रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव होता है। एग्रेसिव नहीं लिखना, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि करते करते प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव एग्रेसिव, ऐसा एग्रेसिव टैक्सेस नहीं होते। ये सारी चीजें टाइप्स भी हमने पढ़ ली, ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। पाकिस्तान में ये सिस्टम क्या है और कैसे अप्लाई होता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। उसको भी अभी मैं छोड़ रहा हूँ। अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है एथिक्स, इखलाकियात जो है, कि हमारा जो एथिक है वो क्या है। इखलाकियात में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? देखें, उसमें सबसे जो पहली चीज है वो है लेजिस्लेटर, हमारी रियासत, जिन्होंने टैक्स जिनको चाहिए। टैक्स देने वाले कौन है? टैक्स पेयर्स, राइट, ये हम हैं। और हमने ये बात पढ़ी थी कि रियासत आगे किसी के थ्रू टैक्स अप्लाई करेगी, और वो कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें कौन आ गई? एफबीआर आ गई और टैक्स डिपार्टमेंट आ गया। ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। याद है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, यहां उन्होंने कहा था कि कौन से लोग होने चाहिए? वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, प्रोफेशनल लोग यहां पर आप हायर करें, ट्रेंड होने चाहिए, जो लोगों से क्या करें, टैक्स को कलेक्ट करें। दो चीजें हो गई।
इसी तरह जो टैक्स पेयर है इसके भी कुछ एथिक्स है। जाहिर बात है कि हर टैक्स पेयर तो इनके साथ डील नहीं कर सकता, तो ये भी अपने कंसल्टेंट यानी प्रैक्टिशनर हायर करता है। जैसे हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनको अपना वकील जिसे आप कह लें कि ये अपने वकील को हायर करता है और इनको कहता है कि जनाब मेरे बिहाफ के ऊपर आप इनसे बात करो। तो रियासत ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव हायर किए और टैक्स पेयर ने ये। तो ये नहीं समझे कि असल में ये दो पहलवान हैं जिनकी आपस में लड़ाई होती है। रियासत ने किसको पावर दी, एडमिनिस्ट्रेटर को, और टैक्स पेयर ने किसको ताकत दी, प्रैक्टिशनर को। तो जो जीत जाएगा उसका जो है वो फैसला हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर तीनों के इखलाकियात, देखिए एथिक्स हर उस चीज को कहते हैं जिसके थ्रू काम को किया जाए और अपने नहर तक पहुंच जाए। तो हम कहेंगे कि ये ट्रू विद ड्यूली एटिक्वेट के साथ ये काम किया गया है, एटिकेट्स हैं इसके अंदर, वो इखलाकियात का है। मिसाल के तौर के ऊपर, आप मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो कि आप डेली ये प्रोसेस मुकम्मल करते हैं कि आप वॉशरूम गए, जब बाहर आए दरवाजा बंद किया और अंदर सफाई सुथराई का ख्याल करके आए, तो हम कहेंगे इसने प्रॉपर एथिकली काम किया है, ये उसकी अखलाकियात का काम है। आप क्लास में बैठे हुए हैं, दो अखलाकियात हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ और आप भी बोली जा रहे हैं तो हम इसको अनएथिकल कहेंगे, बदतमीजी कहेंगे, खलाकिया से गिरी हुई हरकत कहेंगे कि भी एक बंदा बोल रहा है और आप भी बोली जा रहे हो। गुफ्तगू के आदाब के ये खिलाफ है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, राइट, आपका काम है मेरे से आप सवाल करें कि सर मेरा एक, लेकिन मैं दरमियान में चल रहा हूँ, आप दरमियान में फिर अगर कोई सवाल पूछेंगे वो भी अनएथिकल। तो असल में इस चैप्टर के अंदर हमें इखलाकियात जो है वो सिखाए गए हैं कि जिसने टैक्स लगाना है उसको किस चीज का ख्याल करना चाहिए। समझ आ रही है ना? देखे ना, मैं एक दफा डॉक्टर के पास गया तो मुझे मेरा ऑपरेट हुआ था, तो उसने स्टिचेस ओपन कर रहे थे। आजकल आपको पिन लगती है, वो धागे वाला काम खत्म हो गया है, स्टेपल लगे हुए थे। तो स्टेपल का तरीकेकार ही होता है कि उसको पहले पकड़ के क्लिक करना होता है, तो वो पिन ऐसे बाहर आती है, फिर उसको उठाना होता है। तो वो जो डॉक्टर थी उसने उसको पकड़ा और जैसे प्लास से नहीं खींचते, उसने जरा उसको खींचने की कोशिश की। तो ये क्या था, अनएथिकल था, उसको पता ही नहीं था कि इसके प्रोसीजर्स क्या है, इसको मैंने किस तरह से करना है। तो इस तरह जिसने टैक्स लगाना है उसको जिस पे टैक्स लग रहा है उसका पता होना चाहिए कि उसकी क्या पोजीशन है। अगर वो उसको नहीं देखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। जिसने टैक्स देना है उसको भी पता होना चाहिए मैं टैक्स क्यों दूं। भाई आपसे कोई शख्स पैसे मांगे कि भाई आप प्लीज 10,000 रुपया दे दें राह जाता हुआ, तो आप कहेंगे क्यों, सवाल पूछेंगे ना, क्यों भाई? तो कहेगा जी मैं गरीब आदमी हूं, तो 100 वाट इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने गरीब किया आपको। लेकिन यही 10,000 आपको कॉलेज वाले मांगेंगे तो आप यहाँ नहीं क्यों कहेंगे, कहेंगे आपको पता है आप मेरे से जो है वो सर्विसेज लेने आए हुए हैं। तो इसी तरह टैक्स पेयर का एक बहुत बड़ा सवाल होता है मैं टैक्स क्यों दूं भाई, वजह। उसके 3 प्रिंसिपल हमारे सिलेबस में शामिल हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं कि टैक्स पेयर को ये सोचना चाहिए तब वो टैक्स देगा। इसी तरह जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टैक्स वाले हैं, इनको इनके देखिए जब किसी के पास ताकत आती है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं कदीर भी हूं और हकीम भी हूं, कुदरत भी रखता हूं, ताकत भी है, लेकिन मैं हिकमत भी है मेरे पास। मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल, लेकिन मुसल जो होते हैं ना ये, जो जैसे वो कहा था ना फरिश्तों ने, अतज अलू फीहा मैं युफसिदु फीहा व यस्फी कुद्दिमा फीहा, कि तू ऐसा एक मखलूक बनाने जा रहा है जो इसमें खून बहाएगा, जो फसाद करेगा। क्योंकि अल्लाह ने कहा था इसको मैं ताकत देने जा रहा हूं। तो अब जब एडमिनिस्ट्रेटर को ताकत मिलेगी कानून की वजह से, वो ताकत क्या क्या करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। थाने कचहरी में तो आपको बड़ा ही ऐसा मिलता है, आप एफआईआर कटवाने जा रहे हो जी और यार ठीक है, तंग करते हैं। तो यहाँ इनके लिए क्या अखलाकियात है कि आपको जो ताकत दी गई है उसका सही इस्तेमाल करें, और उसका एक ही मकसद होना चाहिए, वो टैक्स कलेक्ट करके किसको देना है, रियासत को जमा करवाना। अपने घर में टैक्स नहीं जमा करना, अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजना, ये काम
अब यहाँ दूसरा एक है प्रैक्टिशनर, इसको भी ताकत दी गई चार्टर्ड अकाउंटेंट को। एक बंदे ने कहा भी आप मेरे वकील हैं और जाके मेरा मुकदमा पेश करें। तो इसको क्या चाहिए कि जिस शख्स ने मुझे पैसे देने हैं मैं उसके लिए काम करूं, उसकी इंफॉर्मेशन किसी को ना करूं, उसको ही ना धोखा दूं। मैं उसको धोखा नहीं दूं बल्कि उसके लिए काम करूं, उसको सही मशवरा दूं, और वो काम जो मुझे आता नहीं है वो मैं खुद खाम खा ना लूं। देखे ना, मुझे काम आता नहीं है मैं फिर भी वो काम पकड़ लूं। समझ आ रही है ना? मैं पिछले दिनों गया तो वो गाड़ी की वो बैटरी उसने निकालनी थी। वो एक दूसरा बंदा मसरूफ था तो मैंने एक को कहा, मैंने क्या देखो, तो एक छोटा सा ना कुछ तुंगड़ा आ गया जिसको काका कहते हैं, वो बैटरी को खोलने लगा। मैंने देखा कि इसको अभी देख रहा है कि मैंने इसको निकालना कैसे है, तो वो खोलने लगा। मैं कहा भाई साहब बड़ी मेहरबानी, आप किसी और बड़े को भेजो, ये आपका काम नहीं। नहीं नहीं कि मैं निकाल लूंगा। मैं कहा मैंने तजर्बा नहीं करवाना, निकलो इधर से। यानी अगर आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है तो ऐसे ही जो है वो छेड़खानी ना करें, आप उसके जो है ना वो ना करें। वो एक बड़ा मशहूर लतीफा है ना, अखबारों में बाज़ का आता है कि वो एक सिख साहब थे, तो एक तोता था, तो उसने वो नर्स एयर होस्टेस को छेड़ा, तो उसने पकड़ के तोते को जनाब नीचे फेंक दिया। वो सिख ने भी वही हरकत की, उन्होंने सिख को भी नीचे फेंक दिया। तो वो तोता भी उड़ रहा था, सिख साहब नीचे गिर रहे थे। तो वो तोता उनसे पूछता है पैरट कि सिख साहब ਤੁਹਾਨੂੰ उड़ना आंदा है? वो कहते हैं नहीं, कहते फिर पंगा को लिया सी। यानी वो काम, अगर आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है उड़ने की तो ये हरकत क्यों की है आपने? इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये है, तो इधर दो लोग हैं बेसिक हमारे पास, जिन्होंने जो बेसिक स्टेक होल्डर हैं, रियासत और टैक्स पेयर, इनको टैक्स लगाते हुए क्या सोचना चाहिए और उसको टैक्स देने के लिए क्या सोचना चाहिए। और जो दो लोग जिनको ताकत दी गई है कि जनाब तुमने मेरे बिहार के ऊपर टैक्स लेना है, और मेरा जो वकील है जिसको मैंने ताकत दी है, इनके लिए क्या अखलाकियात हैं, क्या जवाबत हैं, उनको किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। ज्यादा आपका जो आई कैप का है ना ट्रेंड, वो इसी चैप्टर में से है। उसने ऊपर भी बात की है लेकिन ज्यादा इस साल उन्होंने क्या किया कि आई कैप के कोड ऑफ कंडक्ट भी डाल दिए जो इसके लिए है। आई कैप के कोड ऑफ कंडक्ट डाल दिए जो इस साल टेस्ट भी हुए, इसी साल डाले उन्होंने, इसी साल उन्होंने उसको टेस्ट भी कर लिया। वो भी इसका एक नया इन्होंने एडिशन की है। तो इंशाल्लाह कल से हम क्या करेंगे, इखलाकियात को शुरू करेंगे। सही है जी। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बी कंसिस्टेंट, ये बात याद रखें। मुझ थकना नहीं है, इसमें थकावट वाला काम नहीं है। अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो लेक्चर का बच्चों ने आज 2 दिन बच्चों ने कंप्लेन किया कि हमें सेम डे लेक्चर नहीं मिलता। क्यों?